बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और बेबाक मुनसिफ में आज बात होगी सियासी यात्राओं की, क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में सियासी यात्राओं की बहार है। बहरहाल लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए मुल्क की सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी यात्राएं निकाल रही हैं। इन यात्राओं में मतलब जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हर कोई अपनी यात्रा का अलग नाम दे रहा है और सभी की नज़र है कि आखिर यात्राओं का असर क्या कुछ होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के टारगेट पर अलग अलग लोग हैं। कोई किसी की नज़र में जो है वो शेड्यूल कास्ट जो है वो जो एक समाज है, एक तबका है वो है, तो कोई पसमानदा या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको जोड़ना चाहता है। इन यात्राओं में एक दूसरे जो दल हैं, दूसरे दलों के लीडर्स भी शामिल हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो जो उसके अलाई हैं समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस भी सूबे में जाते हैं और उनकी अलाई पार्टीज होती हैं तो वो उनके लीडर्स भी शामिल होते हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी यात्राएं हैं, बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी विस्तृत भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव और कस्बों में जाकर उसके तहत लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो जानने की कोशिश कर रही है और वो दावे कर रही है उनके साथ जो है एक तरीके से उनका वादा है कि अगर हुकूमत में तीसरी बार आते हैं मोदी साहब तो जो भी प्रॉब्लम्स है रह गई हैं, जो काम रह गए वो उन्हें पूरा करेंगे। यानी यात्राओं के जरिए एक तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश है और उन्हें अपनी तरफ लाने की जद्दोजहद है। अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले भी बहुत सारी यात्राएं जो है निकलती थी और उनका असर यानी इस मुल्क को आज़ाद कराने में यात्राओं का एक बड़ा रोल रहा था। मगर जो आजकल की यात्राएं हैं उसका सीधा तौर पर अगर देखा जाए एक सियासी मकसद है और वो मकसद है कि किस तरीके से सत्ता को हासिल किया जाए, हुकूमत में आया जाए। तो जाहिर तौर पर आज हम इसी पर बात करेंगे कि चुनावी मौसम में जो यात्राओं की बहार है उसका वोटर्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा और इन यात्राओं में जो बयान दिए जाते हैं उसका हिसाब किताब कौन लेगा। क्योंकि कई बार जो बयान दिए जाते हैं लोग यकीन कर लेते हैं और वादों पर भी यकीन कर लेते हैं, मगर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और पार्टी इक़्तिदार में आती है तो लीडर्स फिर उनको सियासी जुमला करार दे देते हैं। तो बहरहाल इस पर भी बात होगी कि उसकी जवाबदेही किसकी होगी। कई खास मेहमान जो है मेरे साथ यहाँ पर हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से हिमांशु कुमार साहब, बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से मीसम जैदी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रभात त्रिपाठी जी, पहला सवाल आप ही से। जाहिर तौर पर ये चुनावी मौसम है और देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियां अलग अलग सूबों में वो यात्राएं निकाल रही हैं, अलग अलग नाम दिया जा रहा है। भारत जोड़ो के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई है, इधर पीडीए यात्रा चल रही है, इधर बीजेपी ने भी यात्रा शुरू की है। तो यानी हर कोई चाह रहा है कि वो वोटर्स के बीच जाए, अपनी बात रखे, उन्हें समझाए कि हम ही सबसे बेहतर पार्टी के तौर पर आपके लिए काम करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम मसलों को? देखिए रब्बानी साहब जी, जब देश आजाद नहीं हुआ था जी, और अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग जकड़े हुए थे, तो हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। जी, वो एक आजादी और एक देश की आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत सी यात्राएं निकली। लेकिन आज जो यात्राएं निकल रही हैं वो यात्राएं कहीं सत्ता पाने की है, कहीं किसी को सत्ता से हटाने की है, जी, जनता की सेवा करने के। देखिए जो राजनीतिक लोग हुआ करते थे, जब देश आजाद हुआ उसका सरकारें गठित हुई, लोकतंत्र आया इस देश में, संविधान बना और उस संविधान के बाद जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कभी गाय बछड़ा उनका एक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, संघ आई, जनसंघ बनी, उसके अलावा और कई राजनीतिक पार्टियां बनी। जनता के बीच जो उनको एक सेवा भाव के लिए ये लोग जाते थे, वो सेवा भाव तो खत्म हो गई। धीरे धीरे अब वो वोट बैंक में तब्दील हो गई। कोई किसी का वोट बैंक हो गया, कोई माइनॉरिटी किसी पार्टी का वोट हो गया, कोई दलित, और ये जातिगत आधार पे और धर्म के आधार पे इस देश की राजनीति होने लगी और यात्राएं निकलने लगी। आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी जो भगवान राम के मंदिर के एक जन आंदोलन के रूप में एक पूरा बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक क्रांति रथ चला था मुलायम सिंह यादव द्वारा, और जब क्रांति रथ चला तो मुलायम सिंह की सरकार आ गई 89 में और एक क्रांति हुई। लेकिन उसके बाद जितनी भी यात्राएं हैं कांग्रेस ने जो एक जिसे कहेंगे नए परिवेश में, राजनीति के एक नए परिवेश में, ये पुरानी बातें हमने आपसे जिक्र की 3 दशक पहले की बातें हैं, और लेकिन अब जो यात्राएं निकल रही हैं
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा हो 2024 को चुनाव को लेके, चाहे वो राहुल गांधी की दो यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सारी यात्राएं कहीं ना कहीं देश की जनता के बीच अपने आप को कोई खोया हुआ परसेप्शन प्राप्त करने के लिए जा रहा है। जनता के बीच कह रहा है कि भारत टूट रहा है, समाज टूट रहा है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी मुद्दों को लेकर लोग जा रहे हैं। और कुछ लोग अपने किए गए कामों को जनता के बीच प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। एक पार्टी जो है हैट्रिक के कगार पे है कि हमें भाई हैट्रिक मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है। आज ही नड्डा जी ने एक रथ संकल्प यात्रा तो गांव-गांव चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन एक रथ उन्होंने रवाना किए हैं जो बताएंगे कि 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने क्या काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में क्या काम हुआ। और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है क्षेत्रवाई, पूरे देश के अंदर वो रथ जाएगा। आज नड्डा जी ने उसको इनॉट किया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वहीं पे एक दो आज ही हरी झंडी दिखाई है उसको। आगरा में मिली और फिर गठबंधन हुआ इंडिया गठबंधन के रूप में। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पे आए आगरा के, क्योंकि एक प्रेम की नगरी आगरा है और वहां ये कहा भी गया कि हम नफरत खरीदने वालों से जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, नफरत वाली लोग ज्यादा लाइन लगाए हैं, तो ये सब चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजों के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का राज्यसभा चुनाव हो रहा है और आज डिनर डिप्लोमेसी है। योगी के यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक जुट रहे हैं और अखिलेश के यहाँ 8 विधायक गायब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां कैंडिडेट जिताने के लिए लगभग जिताने की कंडीशन में आ गई है। 8 विधायक समाजवादी पार्टी के अभी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ये मैं आपको ताजा अपडेट बता रहा हूं। अब जो यात्राएं चलेंगी 10 तारीख तक चुनाव का बिगुल फूट जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और जितनी भी यात्राएं अभी तक निकली हैं, मैं एक बात रब्बानी जी कहना चाहूंगा कि सत्ता प्राप्त करने के लिए और सत्ता को बचाने के लिए ये यात्रा हो रही है। लेकिन जनमानस में क्या कितना माहौल उन यात्राओं से तब्दील हो रहा है, विपक्ष कितनी अपनी बात बता पा रहा है जनता के बीच में, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो मैसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और क्या इन यात्राओं पर जनता आवाम वो भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, ये वाकई कई सारे सवाल है। हिमांशु जी, आपके पास मैं आता हूं। कांग्रेस जो है वो एक लंबे वक्त के बाद हमने देखा कि वो निकली थी, यानी राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बड़ा उसको समर्थन मिला था। इस बार जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई, मणिपुर से निकाला गया, एक सिंबॉलिक था वो एक तरीके से मणिपुर से शुरू करना। अब वो उत्तर प्रदेश में जैसे यात्रा बढ़ रही है आगे आगे, जैसे लग रहा था उससे पहले कि भाई जो इंडिया ब्लॉक है या उसके जो दल हैं वो उनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है तो वो दल भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से मतलब एक धुर विरोधी थे वो भी मिल गए और तमाम सीटों का बंटवारा भी हो गया। ये जो वही सवाल है, सिंपल सा और सीधी सी बात है कि क्या जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो ठीक है राहुल गांधी को देखने जाते हैं, ठीक है साहब, उनकी भीड़ भी बहुत सारी जुटती है, मगर वो कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है वोट में, वो जनमानस का मन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं, वो भी जवाब देंगे, उनकी भी पीडीए यात्रा निकल रही है, तो अब पीडीए यात्रा भी है और राहुल अभी अखिलेश यादव भी कह रहे थे 2 दिन पहले कि इसी को पीडीए यात्रा समझ लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के जनता पर क्या कुछ असर जो है आपको उम्मीद है कि पड़ेगा? देखिए, हमारे मित्र भी बोल रहे थे जी, दांडी यात्रा आजादी पाने के लिए, सच्चाई है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, लेकिन आज जो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं वह भी देश की आजादी की दूसरी यात्रा है। ये दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक गांधी, महात्मा गांधी लड़े थे आजादी की लड़ाई, और दूसरा गांधी आज राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश की आजादी की लड़ाई। जिस तरह से धर्म के नाम पर सीएए एनआरसी ला करके एक धर्म विशेष के लोगों के नागरिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से देश में जो अंग्रेजों के अनुयायी आज सत्ता पर बैठे हुए, जो फूट डालो शासन करो की नीति पर आज देश में राज करना चाहती है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने आज से पहले, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। 136 दिन 4080 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने किया था और एक संदेश दिया था और समझने का प्रयास किया था कि विविधता में
अनेकता में एकता का यह देश भारत है। आज कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि यह सत्ता पाने के लिए यात्रा है। उस समय तो वोट नहीं था, उस समय में तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन राहुल गांधी जी ने लगातार 4 महीने से ज्यादा समय तक यात्रा किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। हमने किसानों से मिलने का काम किया, हमारे नेता ने मजदूरों से, कुली से, महिलाओं से, सारे लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया और उनके निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। आज आप कह रहे हैं न्याय यात्रा पर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। 10 साल अन्याय का, 10 साल में आपने देखा होगा कि किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है, नौजवानों को किस तरह से अग्निवीर जैसी योजना ला करके बेरोजगारी में धकेलने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नारे के साथ सत्ता में आई थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी चरम पर बढ़ा दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इस नारे के साथ आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज देखिए महंगाई चरम पर है। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस नारे के साथ सत्ता में आए थे कि महिला का सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी, आज देख लीजिए किस तरह से महिला असुरक्षित है और किस तरह से महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ सत्ता में आई थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, एमएसपी की वकालत करते फिरते थे, आज एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से किस तरह से हिचक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इस देश की नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, एससी और आदिवासी, इस देश के किसानों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। आज उसी को लेकर के श्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार किसानों से वार्ता किए हैं, किसान चौपाल लगाए हैं, किसान महापंचायत किए हैं, महिलाओं के साथ बात की है, बेरोजगारों के साथ उनका वार्ता हुआ है। इस तरह से आप देख लीजिए पूरे देश में राहुल गांधी जी न्याय की बात कर रहे हैं और जो भी मुद्दा उनको लग रहा है, जैसे ये एमएसपी की कानूनी गारंटी हमने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है, महिला सुरक्षा हमने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है। आज फिर एक नया कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जोड़ा है, हमने वादा किया है कि हम मैनिफेस्टो में डालेंगे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर जैसी योजना है उसको हम खत्म करेंगे। हिमांशु जी ठीक है, बहुत चूंकि अभी डिबेट में बहुत सारा वक्त है, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारा अभी वक्त है। खेमचंद जी से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें आपने कह दी है कि बीजेपी जो है वो तोड़ने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, और वो हक नहीं दे रही है नौजवानों को, महिलाओं पर अत्याचार है, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच जा रही है। तो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि वो किस लिए और किस मुंह से जो है लोगों के बीच में जा रही है। खेमचंद जी बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? यात्राएं जो है वो मैंने कहा कि अलग अलग वक्त पर चलती रहती हैं, मगर बीजेपी ने भी यात्रा शुरू की है और जाहिर तौर पर लोगों के बीच जाएगी। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए आप भी एक बार फिर पब्लिक के बीच में हैं। जय हिंद, नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस के मित्र ने जितनी भी बातें शायद आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा अगर म्यूट है तो। जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। देखिए, कांग्रेस के मित्र ने जिस तरीके का उनका स्वभाव है, मतलब पार्टी का, उनका पर्सनल नहीं, पार्टी का जो स्वभाव है उसके अनुसार नकारात्मक बात की है, सकारात्मक बात नहीं की। मैं पहले सकारात्मकता से शुरू करता हूँ। हमारी जो यात्राएं चल रही है वो हमने जो किया है, हमसे सपने नहीं देखा है, जो हकीकत में उतारा है उसको बताने के लिए यात्रा चल रही है। विकसित भारत यात्रा चल रही है। हम हर गांव में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं, हर टाउन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अभी फीडबैक ले रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो बनना चाहिए उसमें आपके क्या सजेशन है, क्या आपके एस्पिरेशन है, कहाँ हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। वो दोनों यात्राएं हमारी घर घर तक जा रही हैं, हर कॉलोनी तक जा रही है। और ये हिम्मत कब आती है? जब आपने काम किया होता है। मैं आपको बताऊं कि 50 साल तक देश में सिर्फ एक एम्स था, वो भी दिल्ली में। उसके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, 6 एम्स और इनिशिएट हुए। और जो बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, 0 एम्स उन्होंने बनाए। मनमोहन सिंह जी की सरकार, डॉक्टर साहब की सरकार 10 साल रही, सिर्फ एक एम्स का एडिशन हुआ और नहीं। जैसे मोदी जी आए, क्योंकि उनकी ये
दृढ़ता थी, उनकी सोच थी नहीं कि हम एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देनी है और पूरे देश में देनी है, हमको दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े, अपने स्टेट में अपने पास उनको अच्छी सुविधा मिल सके। 15 एम्स का उन्होंने एडिशन किया। पिछले 10 दिन में 7 एम्स का उद्घाटन हुआ है। उनका शिलान्यास भी आदरणीय मोदी जी ने किया, उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। ये दिखाता है कि हम सपने नहीं दिखाते, हम हकीकत में करके दिखाते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अग्निवीर की बात करते हैं, कहते हैं अग्निवीर अनएम्प्लॉयड होंगे। अरे भाई, अग्निवीर एक छोटी सी उम्र में वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियंस होंगे, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स होंगे, जिनको कहीं भी किसी भी जगह काम मिल सकता है। जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं वहां पे उनको काम मिलेगा, पुलिस फोर्स में उनको काम मिलेगा। इंडस्ट्री चाहती है कि अग्निवीर उनके पास आए, क्योंकि वेल डिसिप्लिन, वेल ट्रेन्ड, और वो भी इंडियन आर्मी से ट्रेंड ऑफिसर्स उनको मिलेंगे। छोटी सी उम्र में उनको एक मोटा पैकेज भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, माहौल मिल रहा है। उन बच्चों को माहौल मिल रहा है जिनको गांव में आप कोई माहौल नहीं देते थे, और आप कहते हो कि वो गलत है, सब उसको हाथों हाथ ले रहे हैं, आपको हर चीज गलत लगती है। आज किसान समृद्ध है, किसान की हमने जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम किया है, किसान का जो आउटकम है, किसान की जो फसल है उसको प्रॉपर प्राइस दिया जा रहा है। आज किसान को सीधा बेनिफिट दिया जा रहा है। पीएम किसान के माध्यम से लगातार हम लोग मदद दे रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। जितना पैसा दिल्ली से गया है 100% पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट के माध्यम से अकाउंट खोले। देश में किसी को नहीं छोड़ा कि जिसके पास अकाउंट नहीं। आज फसल बीमा है, प्राकृतिक आपदा आती है किसानों के ऊपर, तो कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई जीव जंतु आ जाते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं। तो फसल बीमा के तहत उनको पूरा कंपनसेशन मिलता है। आज उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान समृद्ध हो उसके लिए हम लोगों ने, गरीब समृद्ध हो उसके लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, वो जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो रही है। आज उनको अपना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पैसा लेने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का इलाज फ्री में उनको मिलता है, इज्जत के साथ मिलता है, अधिकार के साथ मिलता है। ये किसने किया? मोदी जी ने किया। आज 13 करोड़ से ज्यादा घरों में नल के माध्यम से अच्छा स्वच्छ जल जा रहा है, वो किसने किया? वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पे आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जितना पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 60 साल में खर्चा किया, उससे ज्यादा पैसा 10 साल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खर्चा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे का मतलब इसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप अगले 20, 25, 30 साल तक उसका उपयोग करोगे और देश उससे आगे बढ़ेगा। देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो आधार है, उससे तेजी से आगे बढ़ता है। तो वहीं ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं हम जोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन ये तोड़ने की बातें करते हैं। अब ये कहते हैं कि हम लोग तोड़ने की बातें कर, देश को किसने तोड़ा? बार बार किसने तोड़ा? वो आपने तोड़ा। आप कश्मीर से शुरुआत कर लो। आजादी के बाद कश्मीर का टुकड़ा और किसकी सरकार के अंतर्गत हुआ? किसकी पॉलिसी की वजह से? वो आपकी पॉलिसी की वजह से। दंगे किसने कराए? सिखों के खिलाफ दंगे किसने कराए? वो आपने कराए। मुस्लिमों के खिलाफ भी दंगे किसने कराए? वो आपने किया। बता रहा हूँ, ये सुन लो, चाइना युद्ध में हजारों किलोमीटर हमारी जमीन किसने चाइना को दी? किसकी वजह से चाइना के पास गए? वो आपकी वजह से। तो जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता की बात कर सकती है और देश को तोड़ने की बातें कर सकती, जोड़ने की बातें नहीं कर सकती। आप महात्मा गांधी से आज के गांधी को कंपेयर कर रहे हो। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम उनका सभी सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो इसमें जाके कहते हैं कि जो फॉरेन पावर है भारत में आए, क्या इंटरवेंशन करें, यहाँ पे आके इंटरवेंशन करके जो वर्तमान सरकार है उसको डिस्टेबलिश करें, ऐसे व्यक्ति को आप महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हो। धिक्कार है आप पे, और आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति को जो नकारात्मक है, बार बार देश की बेइज्जती करते हैं, बार बार देश को बदनाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपने महात्मा गांधी जी के साथ कंपेयर करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको पढ़ा एक अच्छा स्पीकर मानता हूं, लेकिन आपने एक बहुत गलत बात की। अब बात आती है, आप कहते हैं कि आप एरिया में जा रहे हैं, आप एक भी तो मुद्दे पे बताइए जहां आपने हमसे बेटर किया। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पे आपकी जो 60 साल की परफॉर्मेंस है वो हमारी 10 साल की परफॉर्मेंस से मैच कर सके। ना आपके पास नेता है, ना आपके पास नीति, और ना ही नियत है। सबसे बड़ी बात नियत की कमी है। अगर नियत अच्छी हो तो आप नीति भी बना सकते हो, नेता भी जनरेट कर सकते हो। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में नियत की कमी है। नियत है कि हम सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हिमांशु जी जवाब लूंगा मैं आपसे एक बार। मीसम जदीद से भी जो है वो, अच्छा ठीक है कहिए, आप कहिए। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट दे दीजिए। इनको आईना दिखा। बंधु, इतिहास में जाइए और पढ़ लिख के आया कीजिए।
1942 में बंगाल में चुनाव हुआ था और इंडियन मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने समझौता करके सरकार बनाया था। और उस सरकार में आपके जो पूज्य हैं, जिसको आरती उतारते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उप मुख्यमंत्री होते थे। उस इंडियन मुस्लिम लीग के साथ जो इस देश को तोड़ने का काम किया, उसके साथ आप थे। आप 60 रुपए का पेंशन पाते थे और स्वतंत्रता सेनानियों, गूगल कर लीजिए, उंगली मत दिखाइए, झूठ मत बोलिए। और ये आपकी फितरत रही है। हिंदू महासभा सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत है। उनका ही काम है कि आधा बंगाल आज देश के साथ है, नहीं तो आप वो बंगाल भी पाकिस्तान को दे चुके होते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर अच्छे नहीं होते तो पंडित नेहरू उनको अपनी मिनिस्ट्री में नहीं लेते, मिनिस्ट्री में लिया उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी विशिष्टता थी, उनकी क्रेडिबिलिटी थी और क्रेडिबिलिटी की वजह से उनको पंडित नेहरू को अपनी मिनिस्ट्री में लेना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप कंपेयर ना करें, उन्होंने शहादत दी, उनकी शहादत की वजह से देश इंटीग्रेटेड हुआ। उनके सभी अंग भारत में मिला रहे हैं। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी वीजा लेने जाते, बिना वीजा के हम अमरनाथ नहीं जा पाते, बिना वीजा के हम वैष्णो देवी नहीं जा पाते, बिना वीजा के हम श्रीनगर नहीं जा पाते, बिना वीजा के। देखिए, ये उलझने का मसला नहीं है, और भी मेहमान हैं, उनके पास भी आना है, उन्हें भी मौका देना है। क्योंकि अगर हम दोनों में ही उलझ गए तो सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप, यही सिलसिला चलता रहेगा। मिसम जैदी जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी प्रभात त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, ठीक है भाई, कि तमाम यात्राएं तो चल रही हैं और समाजवादी पार्टी भी पीडीए यात्रा निकल रही है, मगर आज जो है, आज 8 विधायक जो हैं, 8 एमएलएज वो गायब हैं, और उधर बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है, उसका भी जिक्र जो है वो सुबह से चल रहा है। ठीक है साहब, तो क्या लगता है, एक तरफ तो यात्राएं निकल रही हैं वोटर्स को जोड़ने के लिए, मगर कुछ नेता जो हैं वो, कुछ लीडर्स पार्टियों के, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, समाजवादी के भी, या दूसरी पार्टियों के, वो छिटक भी रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं मगर नेता छिटक रहे हैं। जी देखिए, ये आपने कहा कि लोग जुड़ रहे हैं, नेता छिटक रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है। नेता वही होते हैं जो लोगों से जुड़ के बनते हैं, और लोग ही नेता बनाते हैं। तो अच्छी बात है, लोग जुड़ने चाहिए। नेता कोई नहीं होता, नेता जनता होती है, और जनता सर्वोपरि होती है। अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता हमसे जुड़ रही है, और जो लोग हमसे जाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका कोई अपना मकसद होगा, अपनी लालच होगी, वो अभी बात की बात है। हम उनके बारे में भी आपसे कोई बात नहीं कर सकते जब तक वो बात क्लियर ना हो जाए। किसी के ऊपर आरोप हम नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपसे ये बड़ा अच्छा संकेत मिला कि जनता जुड़ रही है, और जनता कोशिश कर रहे हैं भाई, अलग अलग पार्टियां कोशिश कर रहे हैं, वो पीडीए के जरिए, समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जुड़ गए हैं, मगर जाहिर तौर पर वो भीड़ भी आती है, मगर वो भीड़ जो है क्या कन्वर्ट होगी वोट में, वो भी एक बड़ा सवाल होता है ना साहब। नहीं, कोशिश ये रहना चाहिए कि भीड़ खरीद के पाओ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भीड़ को खरीद, और पार्टियों की तरफ भीड़ को नहीं खरीद सकते। हम चंदा किसी के नाम पर मांग करके अपना महल नहीं खड़ा करते। हम देश के सामने सच्चाई रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जिसके लिए महान नेताओं को उपलब्धि मिली है। देश के बड़े नेताओं के आगे झूठ का तमगा लगाया गया। उनको ये सोचना चाहिए कि झूठ से परहेज करना चाहिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम जनता को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और जनता ये जानती है कि जिस तरह से उसको 10 सालों में चला गया है, जिस तरह से वादे किए गए, लुभाने वादे किए गए, वो ये वक्त आ गया है कि जनता जवाब दे। और वही बात ये कि 10 सालों में सवाल हमसे पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने जनता पर राज, जिन्होंने जनता को हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनाकर बिठाने का वादा किया, जिन्होंने बुलेट ट्रेनों की बात की, जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता यहाँ पर बैठ बखान कर रहे थे कि हमने ये शिलान्यास किया, हमने वहां शिलान्यास किया, हमने वहां फीता काटा, तो मैं आपको ये बता दूं, वाकई बात है, इन्होंने काम किसी का था, इन्होंने फीता ही काटने का काम किया। इन्होंने कहीं देखा समाजवादी पार्टी के कोई मूवमेंट है, उसकी बिल्डिंग बननी थी, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट थे उसमें इन्होंने जाकर के फीता काटने का काम किया है। और रही बात जो इन्होंने कहा कि मोदी जी की, देखिए मोदी जी ने ये किया, तो इनको पूरी बात करना चाहिए कि नफरत फैलाने का भी काम मोदी जी के लोगों ने किया, किसानों पर गाड़ी चलाने का काम भी मोदी जी के लोगों ने किया, किसानों की राह में कांटे बिछाने का काम भी मोदी जी के लोगों ने किया, कोरोना काल में पानी में बहाने,
और रेत में दफनाने और पीपीई घोटाले के अंदर फिट में मोदी जी के लोगों ने काम किया। और मोदी जी के लोगों ने देश में नफरत फैलाने का, देश में लोगों को बांटने का भी काम मोदी जी के लोगों ने किया। और किस तरह से, और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा कि अभी एक नौजवान ने ये कहते हुए आत्महत्या की कि इन डिग्रियों का क्या। तो इस सवाल का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछेंगे कि लोग जान दे रहे हैं, लोगों को तो मरना पड़ रहा है, इलाज की आबहाव में लोग मरने जा रहे हैं, आप वो जवाब नहीं दे करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बरसात नहीं झेल पाता और रोड थक जाती है, तब आप बीजेपी की तरफ, किसानों की तरफ चले जाते हैं। और जब हम किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं, एमएसपी कानून लाने की बात करते हैं, हम किसानों की राह में कांटे बिछाने की बात पूछते हैं, तब आप चले जाते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर जवाब ले लेते हैं खेमचंद जी से। यह मंदिर देश की जनता ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबने मिलकर के बनाया और वो अब बन चुका है। आगे का मुद्दा आपके पास नहीं है। आपके जो लोग, खेमचंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने उठाया, एक नौजवान का जिसने जो है वो एक तरीके से आत्महत्या कर ली और सवाल उठाया कि भाई मैं इन डिग्रियों का क्या करूंगा। और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको बीजेपी प्रोजेक्ट करती है और वो खुद भी, और तमाम जो है वो तौर तरीके अपनाए जाते हैं ये बताने के लिए कि वो एक मजबूत, एक ऐसे लीडर हैं जहां पर जिनके रहते हुए कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। मगर पेपर लीक हो गया, पेपर जो है वो अब ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां होंगी, बुलडोजर चलेंगे और सारी चीजें होंगी, मगर हुआ तो हुआ ना। मतलब सवाल वही है कि भाई सारी चीजें हो रही हैं तो फिर फर्क क्या, फिर कैसे जो है वो जनता फर्क महसूस करेगी? एक फर्क है ना जी। पहले तो आपने जो एक व्यक्ति की बात की है वो अनफॉर्चुनेट है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, क्योंकि ये असीम दुख है। उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन पहले तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ती थी या फिर ये लोग मरवा देते थे, क्योंकि अगर हक की बात करते थे तो क्योंकि वहां लठैत थे, जिसकी लाठी उसके भैंस के आधार पे उत्तर प्रदेश में राज चलता था, कुछ लोगों की सरकार थी, बाकी लोग सबके सब सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन थे, तो हजारों की संख्या में लोग मरते थे। मैं ये नहीं कहता, अनफॉर्चुनेट घटना आज भी गलत है, तब भी गलत है, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने करोड़ों मजदूरों को रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको अप स्किल किया जा रहा है, उनको रीस्किल किया जा रहा है। हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना के तहत अपने जो साथी हैं जिनके हाथ में ऑनर है, हम उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, हम उनको साधन दे रहे हैं। 3 लाख तक का उनको लोन दिया जा रहा है बिना किसी गारंटी के। जो हमारे रेडी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको 10,000 का लोन दिया जा रहा है। 10,000 का लोन जब पे कर देते हैं तो उनको 50,000 तक का लोन दिया जा रहा है, वो बिना किसी गारंटी के। मुद्रा के अंतर्गत हम लोगों ने युवा उद्यमी युवा हैं उनको इक्विप किया, उनको हमने बेटर किया, उनको हमने सशक्त किया और उन्होंने अपना काम खड़ा किया। 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे युवाओं ने लोन लिया, अपने आप को सशक्त किया, अपने काम स्टेब्लिश किए, खुद को भी काम दिया और उनको भी काम दिया। ये हमारी नीयत को दिखाता है। और हम मंदिर भी बनाते हैं, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनाते हैं। एम्स किसने बनाया? 15 एम्स किसने एड ऑन किए? हमने किए। हमारी संस्कृति संवर्धन भी जरूरी है, हमारी जो आत्मा है उसका पुनर्स्थापन भी जरूरी है, वो भी किया। साथ के साथ जो हमारे लिए एजुकेशन के लिए जरूरी है हम वो भी कर रहे हैं, हेल्थ के लिए जरूरी है हम वो भी कर रहे हैं, हम किसान को समृद्ध कर रहे हैं, हम अपनी माता बहनों को भी समृद्ध कर रहे हैं। वर्षों से जो ट्रिपल तलाक जैसा एक महापाप हमारी बहनों के साथ जुड़ा हुआ था, उनको परेशानी होती थी, करोड़ों बहनों को परेशानी होती थी, उसको भी हमने हटाया। 370 जैसा एक कैंसर हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में नहीं हो पाया, पूरी तरीके से टेस्ट नहीं हो पाया, उसको भी हम लोगों ने हटाया। आज हम लोगों ने माता बहनों को, समाजवादी पार्टी है इसने बार बार बहनों को रिजर्वेशन देने में अटकाना भटकाना लटकाना किया, हम लोगों ने बहनों को रिजर्वेशन भी दिया। ये मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है कि देश में कोई गरीब ना सोए, गरीब भूखा ना सोए, सब अन्न मिले, सबको भोजन मिले। ये लगातार भोजन देने का काम हम लोगों ने किया। जब परेशानी आई, अरे भाई आपके यहाँ तो पेपर भी लीक होते थे, दिखते भी थे, वर्षों तक आपके यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई और होती भी थी तो ले दे के होती थी। आज अगर पेपर लीक हुआ है तो जो लीक करने वालों को पकड़ा जा रहा है, लीक करने वाले टहल रहे हैं और विदिन 6 मंथ दोबारा से एग्जाम होगा, फ्री एंड फेयर एग्जाम होगा। ये एक मजबूत सरकार, अच्छी नीयत वाली सरकार के अंतर्गत हो सकता है। युवा आज पूरी तरीके से आशान्वित है कि फ्री एंड फेयर रिजल्ट आएगा, फ्री एंड फेयर एग्जाम होगा और योगी जी ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। ये आपकी सरकार थी, पैसा ले लिया,
रिक्रूटमेंट हो गई, लाखों की संख्या में आप लोगों ने अपने जो चाहते हैं उनको भर दिया, वो नहीं चलेगा। अब वही चलेगा जो मेरिट पे है, अब उसी को मौका मिलेगा जो लायक है, और उसी को मौका मिलेगा, उसी को जॉब मिलेगी जिसको मिलनी चाहिए। प्रभात त्रिपाठी जी, आपके पास में आता हूँ। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए एनटी रामाराव थे, ठीक है साहब, एनटी रामाराव ने जो है वो किस तरीके से यात्रा निकाली और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है नाम भी दर्ज हुआ था। चंद्रशेखर हैं, वाई.एस.आर. रेड्डी हैं, और 90s की बात कर लें तो वो मतलब जो है आडवाणी जी की यात्रा, तो वो तो उसके ऊपर तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई और बड़ा उसके ऊपर हंगामा भी हुआ। एक जमाना था यात्राओं का बहुत ज्यादा असर होता था, नेता के ऊपर भरोसा करते थे लोग। राहुल गांधी के ऊपर भी वैसा भरोसा दिखा था जब पिछली बार उन्होंने यात्रा की थी, इस बार भी भीड़ जुट रही है। मैं वापस वैसे ही वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि लीडर्स जो हैं वो जाते हैं और राहुल गांधी खुद को उसी तरीके से प्रोजेक्ट जो है खुद को भी कर रहे हैं और पार्टी भी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, और पार्टी जाहिर तौर पर कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जो खोया हुआ वोटर है उसका, और वो जाहिर तौर पर वो अलग अलग सूबों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुसलमान एक जमाने में जो है वो कांग्रेस के ही वोटर्स थे, ठीक है साहब, शेड्यूल कास्ट थी, वो सब उनके थे, अति पिछड़े सारे थे, मगर वो धीरे धीरे छिटक गए वक्त के साथ साथ क्योंकि लीडर्स की कमी होती चली गई। राहुल गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं, अलग अलग वक्त में जा रहे हैं, मगर जब पिछले साल 5 सूबों के रिजल्ट आए, मतलब जो है वो पता चला कि कोई बहुत ज्यादा असर नहीं मिला नॉर्थ में, तो साउथ में थोड़ा बहुत असर दिखा उसका। मेरा वही सवाल है आपसे कि जिस तरीके से जो पहले लीडर्स थे, एक बड़ी शख्सियत होती थी और उनका असर होता था पब्लिक के दरमियान, यहां पर चूंकि मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी भीड़ खींच रहे हैं, और उनके बारे में कुछ दिन पहले उन्हीं पार्टियों के लीडर्स ने यह बयान दिया था कि राहुल गांधी भीड़ जरूर खींच सकते हैं मगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती भीड़, और वही पार्टियां थी, वही लीडर्स थे जो कांग्रेस के साथ हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? देखिए रब्बानी साहब, अभी आपने जो बात कही एनटी रामाराव जी की, हाँ, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होते थे और जमीन से जुड़ के वो अपनी राजनीति करते थे जी। मुलायम सिंह यादव भी जब उत्तर प्रदेश में 89 में जब उन्होंने क्रांति रथ चलाया, तो मैं तो उस समय पत्रकारिता शुरू कर चुका था और मैंने देखा कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, और जो आज पीडीए का रूप अखिलेश बता रहे हैं, अकलियत जितना भी दलित और माइनॉरिटी और सारा वोट जो कांग्रेस का हुआ करता था, उन्होंने एक झटके में जमीन में उतर के वो सारा वोट अपनी तरफ कर लिया और एक क्षेत्रीय छत्रप के रूप में वो बहुत तेजी से उभर कर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उसका कारण क्या होता था रब्बानी जी कि जो पुराने नेता होते थे उनसे उनकी जनता से कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती थी। वाईएसआर का एग्जाम्पल कितना बड़ा है? हाँ, जनता के साथ पकड़ होती थी और एक लगाव सा ऐसा हो जाता था जनता के बीच कि ये जो नेता आ रहा है ये हमारी बात कर रहा है, हमारी जन समस्याओं को उठा रहा है। और देखिए, यात्राओं का मकसद होता था कि जन जागरण, आप जनता के बीच जाके उस चीज को जन जागरण के रूप में ले जाएं और वो एक ऐसा पिन पॉइंट हो, जनता को ये महसूस हो कि आज देश के अंदर या आज प्रदेश के अंदर क्या समस्याएं हैं और कौन सी सरकार काम नहीं कर रही है और हमारा लक्ष्य क्या है जनता की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनता के या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे अब जो राजनीति बढ़ गई है। लेकिन अब देखिए, राहुल गांधी ने मणिपुर की बात की, बहुत अच्छी बात की, मणिपुर में बहुत जो एक घृणित कार्य हुआ, आप वहां तक तो ठीक था, आपने एक पहली यात्रा शुरू की, बाद में एक आप विवादास्पद पादरी का चले गए, वहां से वो यात्रा का जो मगर वो पिछली बार गए थे, वो पिछली बार गए थे, भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं गए साहब। नहीं, सुनिए पहले पूरी बात देखिए। मैं वही कह रहा हूं कि यात्राएं, या तो आप कहते हैं कि इस देश के अंदर, जैसे कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे 10 साल अन्याय के, आप उसी 10 साल अन्याय के, जो युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, देश में महंगाई है और सारी समस्याएं हैं, आप उसको यात्रा के रूप में, जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच आप खड़ा कर सकते थे। अब आपने क्या किया, आप गए, आपका रूट कहां किसने तय किया मैं नहीं जानता हूं, किस किस क्षेत्र में आप गए, कहां आपकी पार्टी कमजोर है वहां आप नहीं गए, और उसके बाद आपने यात्राओं में विवादास्पद बयान दे दिया। आपने बनारस में जाके ये कह दिया कि सारे युवा यहाँ नशेड़ी हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं। अब आप ये बताइए, आपकी यात्रा आगरा पहुंची और आगरा के बाद अब राजस्थान जा रही है, उसके बाद आप 29 तारीख को विदेश चले जाएंगे और 5 तारीख को लौटेंगे, मध्य प्रदेश से मुरैना से घुटेंगे। आप 4 दिन विदेश में क्यों जा रहे हैं?
आप यूनिवर्सिटी में वहां लेक्चर देने जा रहे हैं। अरे यात्रा का मकसद क्या है आपका भाई? आप देश से किसको हटाना चाहते हैं? आप देश से भाजपा को हटाना चाहते हैं? आप यात्रा को जन आंदोलन में परिवर्तन कीजिए। केजरीवाल आए थे, केजरीवाल वहां चढ़ गए थे, वहां पे बिजली के तार उतार के लोगों को लगा कि एक देश के अंदर मफलर बांध करके, हाँ बिल्कुल उन्हीं के जैसे कपड़े पहने, उन्हीं की तरह जो है हुलिया बनाया। बिल्कुल ठीक है। आज केजरीवाल का क्या हाल हो गया कि वो सदन में ये कह रहे हैं अपने मनीष सिसोदिया के लिए कि 1 साल में मनीष सिसोदिया को आप प्रोजेक्ट करने के लिए सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो राजनीति अब एक दोहरे चरित्र में पहुंच गई है। आप जनता ये समझती है, अब भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कामकाज को लेके अपना रथ भेज रही है। आप डेवलपमेंट बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं रब्बानी जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, यात्रा के माध्यम से आप जन आंदोलन खड़ा कीजिए। जब तक इस देश में जन आंदोलन नहीं खड़ा होगा, अब किसान आते हैं, ट्रैक्टर लेके आते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो कौन किसान है? लाल किले में चढ़ जाते हैं, विवादास्पद काम कर देते हैं। तो यात्राओं के बीच जो आप विवाद वाले बयान देते हैं, ये आपकी यात्रा का पूरी हवा निकाल देती है। ठीक है। अब अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह और अखिलेश में बहुत अंतर है जमीनी राजनीति का। आप मुलायम सिंह जमीन की राजनीति करते थे, अखिलेश हवा की राजनीति कर रहे हैं। अब रब्बानी जी एक बात और कह के खत्म करूंगा। अब देश की राजनीति पार्ट टाइम वाली राजनीति नहीं है, फुल टाइम है। पब्लिक के बीच रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रियंका जी आती हैं और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कह करके फिर निकल जाती हैं, बैठी आई चली गई। तो अब जनता भी हर चीज समझती है। आप कितनी यात्राएं निकालें, उस यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो यात्रा में लोग आते हैं वो आपको सिर्फ युवराज को देखने आते हैं, कुछ युवा आते हैं, कुछ अखिलेश को देखने आते हैं। वोट में तब्दील वो यात्राएं अब नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल एक शो बनाने का है कि देखिए मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान डायलॉग अच्छा लगता है, मोहब्बत का पैगाम लेके हर आदमी को जाना चाहिए। समाज के अंदर समाज की जो असमानताएं हैं उस पर आप काम कीजिए, लेकिन विवादास्पद बयान मत दीजिए और विवादास्पद लोगों से मत मिलिए, उनसे दूर रहिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हिमांशु जी देखिए, ये बात तो सच है कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आवाम जनता जो है, उसे एक लीडर की जरूरत है और वो चाहती है कि कोई उनकी सुनने वाला हो, उनके दरमियान रहे हमेशा, और वो उम्मीद में आगे बढ़ते भी हैं। मगर फिर चूंकि सामने नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए भी हैं, जाहिर तौर पर वो आप तो निगेटिव गिनाते हैं, बीजेपी वाले पॉजिटिव काम गिनाएंगे, तो दोनों के अपने अपने रुख हैं। मगर यह है कि लोगों को कोई एक नेता तो चाहिए आज की डेट में। अलग अलग वक्त में हर 10-15 साल में इस देश में एक लीडर खड़ा होता है, और वो हमने देखा जो यात्राओं का जो इतिहास है ना, वो एक लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले की तो बात ठीक है, मगर आज़ादी के बाद भी, और वो भरोसा कर लेते हैं। और 2014 में जब हुकूमत गई यूपीए की, उसमें यात्रा तो नहीं थी, मगर एक बड़ा मतलब जो है आंदोलन था, आंदोलन का एक बड़ा रोल था हुकूमत को एक तरीके से उखाड़ फेंकने में। मगर फिर वही सवाल आता है कि क्या राहुल गांधी के ऊपर अभी भी लोग भरोसा उस मजबूती के साथ नहीं कर पा रहे हैं जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर करते हैं? क्या एज फैक्टर है, या फिर मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो कभी सेंटर में मिनिस्टर नहीं रहे, कहीं सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, या कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं संभाली। अगर संभाली होती तो कांग्रेस के पास, उनके पास कहने को होता कि देखिए राहुल गांधी ने फला ओहदे पर रहते हुए ये बड़े काम किए थे, ये उनके अचीवमेंट्स हैं। तो वो लोग देखने तो जाते हैं, मगर भरोसा शायद अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। रब्बानी जी आपके लिए एक बात है, हुजूर आते आते बहुत देर कर गए। आपने मुझे मौका तो दिया, लेकिन मैं जो जवाब देना चाह रहा था उसके लिए आपने समय बहुत देर से दिया। ये देखिए, ये खेमचंद शर्मा जी के लिए कहिए उनको देखने के लिए। हाँ, खेमचंद जी देख रहे होंगे आपको, खेमचंद जी देख लीजिए। खेमचंद शर्मा जी, इसमें लिखा है, भारत को खंडित करने का संकल्प ले चुकी मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाई थी सरकार। इसको झुठला देंगे क्या? एक नहीं, जितने भी, ये जनसत्ता का है। फिर इसके बाद देखिए, ये न्यूज 10 हिंदी का है जी। किस तरह से हिंदू महासभा ने आजादी से पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ बनाई थी सरकार। देखिए, ये आप खोजिए गूगल पर, इन लोगों का इतिहास क्या है समझने का प्रयास कीजिए। ये सभी देशद्रोही हैं। इनके मदर संगठन, मातृ संगठन आरएसएस 52 वर्षों तक आजादी के बाद अपने
कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। इतने बड़ा झूठ और फरेबी दुनिया में कोई रब्बानी जी नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा झूठ और फरेबी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप कह रहे थे कई यात्राएं हुई, रथ यात्रा हुई है, सही नहीं हुई रथ यात्रा। आडवाणी जी की रथ यात्रा भी आपने देखा होगा, पूरा देश देखा है। आडवाणी जी रथ यात्रा में रथ पर चलते थे और भगवान राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण पैदल चलते थे। ये इनका है, भगवान राम के प्रति जो है निष्ठा और आदर ये है। आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी उंगली पकड़ के श्री राम जी को लाते हैं और कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु राम को लाने वाले आप हो, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ा के चलाएगा श्री राम को, प्रभु श्री राम को। ये अहंकार है इनका। अहंकार न रावण का रहा और न कंस का रहा है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस खेत का मूल्य? अरे सुन लीजिए, अभी बहुत बाकी है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे, कहाँ गया आयुष्मान भारत? 24.9 लाख। हाँ बिल्कुल, आप बोलने दीजिए, अब इनको बहुत देर में नंबर आया उनका। हाँ। कांग्रेस के समय में सीएजी का रिपोर्ट आया था तो आप लोग हंगामा करते थे। आज सीएजी का रिपोर्ट आया, हमारे समय में सीएजी का रिपोर्ट आया, हमने कार्रवाई किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर कहा कि 2G घोटाले पर कहा कि नहीं, ये गलत है, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने जांच मगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने 200 से ज्यादा कोयला जो वो आवंटन हो चुकी थी उनको भी रद्द कर दिया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 200 से ज्यादा आवंटनों को रद्द कर दिया था। 2G घोटाला के बारे में बताइए ना। 2G घोटाले के बारे में जो ये लोग हल्ला कर रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? और ये तो अभी हम तो जांच करवाए, हम तो जेल भेजने का काम किए, लेकिन ये लोग क्या किए? आज उन पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने का काम किया है। आज पता नहीं वो पदाधिकारी कहाँ हैं। ये यही लोग हैं, ये घोटालों का सरताज है। यदि जिस दिन ये सत्ता से बाहर जाएंगे तब पता चलेगा कि इनका कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। आप कह रहे थे राहुल जी की यात्रा के बारे में, आज बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे। कह रहे थे कि कौन सा न्याय, किस बात का न्याय? अरे किसानों के साथ अन्याय हुआ उसके लिए न्याय, बेरोजगारों के साथ इस देश में अन्याय हुआ उसके लिए न्याय, आदिवासी अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ उसके लिए न्याय, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ उसके लिए न्याय, इस देश की महिलाओं के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उत्पीड़न और यौन शोषण होता रहा उसके लिए न्याय। आज आवश्यक है इस देश में न्याय की, और न्याय के लिए राहुल गांधी निकल रहे हैं तो ये इस पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं दूसरा गांधी नहीं है। अरे दूसरा गांधी नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी यदि चाहते तो जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, UPA 2 के समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने थे, सुन लीजिए, नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने थे तो विदेशी मुद्रा का स्टॉक मात्र 15 दिनों का था, और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को ला करके उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय कीजिए। और आज हमने 117 में 44वें नंबर पर से 7वें नंबर पर अर्थव्यवस्था को लाया। विदेशी मुद्रा के मामले में हमने आज देश को 3रे नंबर का बनाया था जब हम सत्ता से बाहर गए थे, और 7वें से 5वें पर आते हैं तो फिर थपथपाते हैं। आपने शाइनिंग इंडिया, फील गुड का नारा दिया था, मेक इन इंडिया। इसके बाद आप गंगा साफ करने की बात कहे थे, नमामि गंगे। आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात किया था, आपने स्मार्ट सिटी की बात किया था, आपने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देंगे, अब हम बेरोजगारी हटाएंगे। कहाँ गया? आपने जो जो वादा किया था सारे वादे आपके विफल रहे हैं। एक ये वादा आपने पूरा नहीं किया है। ये आपका अचीवमेंट है 10 साल का। इसीलिए हम 10 साल कहते हैं, 10 साल अन्याय का। वो जवाब दे देंगे। बहुत सारे सवाल है इनके, बहुत सारे वादे किए थे, तो उन वादों का क्या हुआ? मतलब जो है वो वाकई काम नहीं हुआ उन पे, या हुआ है वो कांग्रेस को नहीं दिखता? खेमचंद जी, मैं अपने बड़े भाई से अनुरोध करूंगा, जैसे आप बोले हैं, मेरे को भी बोलने दें। आप लंबा बोले हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि अब ये भी राम राम कर रहे हैं। श्री राम को ये नकारते थे, कोर्ट में एफिडेविट देकर उन्होंने कहा कि श्री राम तो है नहीं, वो काल्पनिक है। आज राम राम करना पड़ रहा है, तो ये भी हमारी एक अचीवमेंट है, और नहीं तो ये भारतीय संस्कृति और राम को मानते नहीं थे। अब बात आती है कि ये कहते हैं कि भाई हम लोग देशद्रोही हैं, हम लोगों ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
वो ऐसी पार्टी के साथ सरकार बनाई जो देश को विभाजित करना चाहती थी। आप ये बताइए किसकी सरकार थी जब देश के विभाजन को एक्सेप्ट किया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की थी? क्यों एक्सेप्ट किया? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं आपने नकारा? और उस समय आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, देश का डिवीजन भी कर दिया, उसके बाद आपने डिले क्यों किया कश्मीर को विलय करने में, ये भी सबको पता है। और आपको ये भी पता है कि नेहरू जी पीएम क्यों बने, उस समय पीएम बनना कौन चाहिए था, किस व्यक्ति ने सबको, किस व्यक्ति के पीछे सभी पार्टी के जो बड़े नेता थे वो चाहते थे कि वो पीएम बने, क्यों नहीं बनाया गया उनको? क्यों वल्लभ भाई पटेल को आप लोगों ने इग्नोर किया? ये भी आप बता दें। और आप बड़े देशभक्त हैं तो आप ये बता दें कि 1971 में हम युद्ध जीते थे, 1965 में भी युद्ध जीते थे, कि जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तानियों के पास था वो वापस क्यों नहीं ले पाए? क्यों नहीं ले पाए? आप ये भी बता दें कि हम 90,000 के आसपास पाकिस्तानियों को छोड़ते हैं, लेकिन हमारे जो सैकड़ों की संख्या में जो ऑफिसर और हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं जो पाकिस्तान के पास थे, उनको वापस क्यों नहीं लेते? सेना को आप हजारों किलोमीटर जमीन दे देते हैं और उस समय सेनाओं को प्रिपेयर नहीं करते, सेनाओं को घास खोदने में लगा के रखते हैं आप, सेनाओं को इक्विप करने की बजाय। तो ये किसकी गलती थी? ऐसे देश रखते हैं, ऐसे देश। अब सुन लो भैया, पेशेंस रखो, इसी को पेशेंस कहते हैं। आप 5 मिनट बोले, आपने अनाप शनाप बातें बोली, मैं चुप रहा, ये अपने आप पे दिखाता है। आप कहिए खेमचंद जी, आप बोलिए, आप बताइए, अपनी बात को रखिए जी। तो 5 मिनट मैंने इनको सुन लीजिए, हिमांशु जी सुन लीजिए, 2 मिनट और सुन लीजिए इनको। आपने आरोप लगाए, आपने कहा आपके पास फॉरेक्स बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा था। मित्र, जो आज हम 5th पोजीशन पे पहुंचे हैं, वो 5th पोजीशन शायद आपके कार्यकाल के आसपास भी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने एक जो अच्छी मजबूत इकोनॉमी अटल जी की आपको मिली, वो 4-5 साल में आपने इतनी बिगाड़ दी कि पूरी तरीके से डिरेल हो गई। पॉलिसी पैरेललिज्म हो गए, सेनाओं को जरूरी जो इक्विपमेंट चाहिए तो मिल नहीं रहे थे, सेनाओं के पास इक्विपमेंट की कमी हो गई थी, असले की कमी हो गई थी। इतनी बुरी हालत आप लोगों ने कर दी। आप कहते हैं कोयला घोटाला नहीं हुआ, तो फिर क्यों वहां पे उनको कैंसिल किया गया, क्यों रीऑक्शन हुआ? आपने अगर टूजी जैसा घोटाला नहीं किया होता तो जो डिजिटल क्रांति मोदी जी के समय आई है, वो डिजिटल क्रांति पहले आ चुकी होती और भारत आज मच बेटर पोजीशन में होता। अगर आप मजबूत होते तो हमारे साइंटिस्ट रेडी थे, परीक्षण हो चुका था, तो हमारे पास भी जो एटॉमिक बॉम्ब है वो पहले बन चुका होता। हम भी न्यूक्लियर इक्विप्ड हो चुके होते, और न्यूक्लियर इक्विप्ड हो चुके होते तो बराबरी के साथ हम लोग विश्व की शक्तियों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते, जो अटल जी के बाद हुआ। जब हमारे पास एटॉमिक पावर आई तो सब लोगों ने हमें सम्मान देना शुरू किया। क्यों नहीं कर पाए? अब आप बात करते हैं कि राहुल गांधी जी चाहते तो पीएम बन जाते, हम भी तो जी कह रहे हैं कि वो सुपर पीएम बन के बैठे थे, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो तो सिर्फ जब एडवर्टीजमेंट अखबार की आनी है तो सोनिया जी का नाम आएगा, गांधी परिवार का नाम आएगा, अगर कुछ गलत हुआ तो मनमोहन सिंह जी के पास जाएगा। जिम्मेदारी नहीं लेते, जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है, हम भी तो ये कहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ली? अब सुन लेते हैं हिमांशु जी को भी। प्रभात जी मैं आपके पास आऊंगा, हिमांशु जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। देखिए चूंकि 1-to-1 नहीं है, ये 1-to-1 नहीं है, ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं, जाहिर तौर पर यात्राएं जो है वो निकल रही हैं और ये दौर भी है यात्राओं का, चूंकि मौका भी है और मौका जो है आम इंतखाबात का है। लेकिन लोग मतलब जो है वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनके इश्यूज हैं कि आपको क्या लगता है कि जब अब जो है जो चुनाव आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, शायद अगले 12-15 दिन में जो है वो चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान भी कर देगा। असल मुद्दे वो कौन से रहने वाले हैं और कौन से मुद्दों की जो है वो छाप पड़ने वाली है इस मुल्क के वोटर्स पर, और जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका भी जाहिर तौर पर एक बड़ा रोल रहने वाला है। और मन की बात में कल ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उनके लिए एक पैगाम भी दिया है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से देख रहे हैं अब ये चुनाव, यात्राओं के सहारे चलेगा या फिर मुद्दों के सहारे चलेगा, आगे बढ़ेगा? देखिए रब्बानी साहब जी, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है तो अभी 10-15 दिन तो ये आपको दिखाई देगा कि बहुत से कद्दावर नेता फलानी पार्टी छोड़ के फलानी पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए, विधायक सांसद बनने के लिए चले गए हैं। ये अभी आपको 10-12 दिन ये सीन दिखाई देगा। उसके बाद जब असल चुनाव का मंच सजेगा नोटिफिकेशन के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इस देश के अंदर मुद्दों के आधार पे मुझे नहीं लगता है कि अभी पिछले 2-3-4 इलेक्शन हुए हैं
हाँ। ये जो विपक्ष है आज यात्राएं कर लेगा, उसके बाद अपनी सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आज देश के अंदर जो दो विचारधाराएं, देखिए हाँ। एक व्यक्ति एक विचारधारा और एक इधर एक उसका नेतृत्व कर रहा है, विपक्ष जो है उसका नेतृत्व कर रहा है, एक विचारधारा एक अलग है, जो बिल्कुल समानता तौर पे जो जनमानस के बीच में एक बड़े कैनवास के रूप में या बड़े एक प्रोस्पेक्टस के रूप में उसके दिमाग में चीज डाल दी गई है, 370 हो या जो भी चीजें हैं बहुत दिमाग में चली गई हैं। ये लोग उसको एक मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, इसको एक जन आंदोलन नहीं बना पा रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो है महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। जब चुनाव आता है तो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच बनाती है उस पिच पे इनको खिलाती है और ये खेलने चले जाते हैं, और कोई भी इन लोगों की जो जितनी भी बातें हैं वो जनमानस के बीच में एक मुद्दे के रूप में चुनाव में कभी सामने नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं फिर कि लोकतंत्र में यात्राएं निकालना अच्छी बात है, अपनी बात और विरोध करना भी एक बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता और जमीनी नेता होते जा रहे हैं, विपक्ष के रूप में उनकी बात एक भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है इस देश के अंदर। सत्ता मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी बात रख रहे हैं, कहीं नकद बना लिया है पॉलिटिक्स में, कहीं विफल भी हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो खेल है वो देश की जनता का है कि देश की जनता क्या इन मुद्दों के आधार पे वोट देगी। मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं कि जब चुनाव का अंतिम समय मतदान देने का आता है तो नए मुद्दे देश के सामने आ जाते हैं, कुछ चीज नई क्रिएट कर दी जाती है, जो उस क्रिएशन में वो मतदाता उलझ जाता है और जो असल मुद्दे हैं वो पीछे चले जाते हैं। चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे कुछ और हो जाए अभी आने वाले समय में। तो ये चीजें रब्बानी जी, चलिए फाइनल कमेंट्स में ले लेता हूं अब जी, बिल्कुल चूंकि वक्त की कमी है। ठीक है, क्या नैरेटिव के आधार पे चुनाव होगा या फिर वो मंच सजेंगे और एक कोई व्यक्ति ऐसा बयान दे देगा जो दूसरा आदमी एक सम्मान के रूप में कि मुझे गाली दी गई, मुझे ये किया गया, ये सारी चीजें फंस के रह जाएंगी। और मतदाता ने अपना दिमाग एक माइंड सेट कर लिया है कि अब राजनीति एक नई दिशा की ओर चली गई है, हमें देश के साथ जो कैसे चलना है और किस लीडर के साथ चलना है। हाँ, ठीक है हिमांशु जी, देखिए बड़ी अहम बातें कही हैं प्रभात जी ने, और जाहिर तौर पर इतनी मतलब मेहनत है अगर राहुल गांधी की, और उनका ये कहना है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, लोगों के बीच वो भी जा रहे हैं और लोग उनके पास भी आ रहे हैं और हर उम्र के आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे वो बीजेपी की पिच पर ना खेलने लगे, वही हिंदू मुस्लिम, वही भारत पाकिस्तान, वही तमाम चीजें, यानी असल मुद्दे रह जाएंगे और वही मुद्दे हावी हो जाएंगे जो अक्सर इस मुल्क की पॉलिटिक्स पर हावी रहते हैं। क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे कम से कम अल्फाज में? जी हिमांशु जी। चलिए खेमचंद जी मैं आपके पास आता हूं, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे आपके? क्या मतलब जो आम आवाम से जुड़े हुए मुद्दे वही हावी रहने वाले हैं या फिर वो हिंदू मुस्लिम और फिर वो पाकिस्तान और जितनी जो इस तरह की चीजें हैं वो आएंगी? क्या बताना चाहेंगे लोगों को? इस देश की जनता प्रबुद्ध है जी, और वह सब जानती, और इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विगत के 10 वर्षों और उससे पहले बढ़ेंगे नफरत की राजनीति है। ठीक है, ठीक है, मैं बोलूं या कोई? हाँ हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी जल्दी से बोल दीजिए चूंकि वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स क्या होंगे आप? निश्चित रूप से आप समझ लीजिए ये देश की जनता प्रबुद्ध है और इस पर तो वो झांसा में रखना चाहेगी और जो जुमला फैला करके वोट हासिल करना चाहेगी, निश्चित रूप से वो वोट हासिल नहीं हो पाएगा। ये कह रहे थे हमारे मित्र कि पोखरण विस्फोट, अरे पोखरण विस्फोट जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, फिर हम खोज के आपको दिखाएंगे। खेमचंद शर्मा जी थोड़ा पढ़ लिख करके आए। पोखरण विस्फोट सबसे पहले श्रीमती गांधी ने किया था और श्रीमती गांधी के किए कामों का आप अपने में गिना रहे हैं, तो ये बड़ी मूर्खता है आपकी। दूसरी बात, आप देखिए क्या काम किया है आपने, हुक्मरानी में आपने 111वें नंबर पर देश को ला करके खड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सर इस पे करेंगे फिर एक आध दिन के बाद फिर करेंगे, चूंकि वक्त की कमी है। मैं वाइंड अप करूंगा यहाँ पर। आप सबका जितने मेहमान जुड़े उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर तौर पर ये चुनावी मौसम है और सभी यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें अपनी तरफ जो है एक तरीके से रागिब करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो ऐलान हो जाएगा
जो है आम इंतखाबात का उनकी डेट्स आ जाएंगी और पूरा शेड्यूल आ जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स उनकी आएँ, हुकूमत उनकी बने, मगर जनता क्या फैसला लेगी, वो क्या सोचती है, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।